म्यांमार के अंदर बेशुमार सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स मौजूद हैं जो कि बड़ी पावरफुल भी हैं, और मिलिट्री जनता जो है वहाँ की वो उनसे लड़ भी रही है। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं ये। लेकिन देखा यह गया है कि ट्रेडिशनली म्यांमार के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको इंडिया पे ट्रस्ट नहीं रहा, और वो समझते रहे हैं कि चाइना ज़्यादा रिलायबल मुल्क है निगोशिएशंस करने के लिए, टॉक्स करवाने के लिए मिलिट्री जनता और इनके दरमियान। इंडिया नहीं है। इंडिया को वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, इंडिया को वो ज़्यादा संजीदगी से लेते भी नहीं है। बल्कि ये भी होता रहा है कि अराकान आर्मी जो एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट ग्रुप है, शायद सबसे बड़ा जो म्यांमार का सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो अराकान आर्मी है, इन्होंने बल्कि इंडियन जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, जैसे कि कालादन प्रोजेक्ट उनका चल रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको जोड़ेगा म्यांमार के पोर्ट्स के साथ, तो उसके ऊपर हमले होते रहे। और इंडियंस का ये मानना है कि अराकान आर्मी ये चीज़ें कर रही होती है हमारे खिलाफ। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इनको इंडिया पे ट्रस्ट नहीं, हालांकि इंडिया को तो इतना बड़ा बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, लेकिन इनको ट्रस्ट है चाइनीज़ के ऊपर। ऐसी क्या वजह है? बहुत सारे लोग मुझसे ये सवालात पूछते रहते हैं कि चाइना कैसे इस इक्वेशन में फिट होता है और इंडिया क्यों नहीं फिट होता। इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है, नो डाउट। इसका देखें एक हिस्टोरिकल रीज़न है, और इसमें इंडिया की अपनी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया में कैपेबिलिटीज़ हैं और इंडिया चाहता तो एक बड़ा रिलेवेंट प्लेयर वहाँ पर बन सकता था, लेकिन इंडिया ने अक्सर औकात, जैसे अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने मिस हैंडल किया। वहाँ पर देखें वो शुरू में सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते रहे और प्रो सोवियत ग्रुप्स जो थे उनको सपोर्ट करते थे। इंडिया की ये हिस्ट्री रही है, जो पावर में होता है ना इंडिया उसको सपोर्ट करता है। ट्रेडिशनली ये उसकी एक कहते हैं ना उनकी एक तरीका कार रहा है, जो पावर में होता है इंडिया उन्हीं को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान के अंदर यही करते रहे, सोवियत यूनियन को करते रहे अगेंस्ट मुजाहिदीन, और पाकिस्तान जो था वो अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करता था, जो कि बाद में फिर उन्होंने टेबल्स टर्न कर दिए थे और वो आ गए थे गवर्नमेंट में। इसी तरह से फिर अफगानिस्तान के अंदर इंडिया अशरफ गनी वालों को सपोर्ट करता था, लिबरल जो गवर्नमेंट्स थी वहाँ की। फिर इंडिया जिस ग्रुप को सपोर्ट करता था अगेंस्ट अफगान तालिबान, वो ग्रुप हार गया आखिर में वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी ये होता रहा है म्यांमार में। म्यांमार के अंदर इंडिया जो पावर में होती है ना फोर्सेस, उन्हीं को सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर आंग सान सूकी का एग्जांपल देता रहता हूँ। इंडिया के बड़े करीबी थे ये, मतलब इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे उनके, लेकिन जो ही उनकी गवर्नमेंट गई, मिलिट्री आ गई, तो इंडिया ने मिलिट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये एक पुराना तरीका आपको नजर आएगा, पैटर्न नजर आता है इंडिया का। म्यांमार के जो रेबल्स हैं ना उनके साथ एक बड़ा धोखा किया गया था, बहुत बड़ा धोखा किया गया था, और उसको ज़्यादा वैसे लोग डिस्कस नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। जब भी म्यांमार का जिक्र होता है तो इन तारीखी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। एक हिस्टोरिकल सबब है जिस वजह से वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करते, और वो ये सबब है कि आजकल जो आप अराकान आर्मी देखते हैं और केरन नेशनल यूनियन, वो जो थाईलैंड के बॉर्डर के पास केरन स्टेट में अलहदगी के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने मिलके एक 1991 में अराकान आर्मी पहले 1991 में बनी थी। बहुत सारे लोग तो 2009 वाली अराकान आर्मी को जानते हैं ना कि जो 2009 से बनी, लेकिन ये 2009 में बेसिकली दोबारा बनी थी। पहली बार ये बने थे 1991 में। अब ये जब 1991 में बनी ना, बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी सी फोर्स थी, कोई ज़्यादा इसके अंदर लोग नहीं थे। मतलब ये पीक पे जब पहुंची थी तो सिर्फ 500 लोग थे इसके अंदर, और उनके पास सिर्फ 200 के पास राइफल्स थी, 300 के पास कोई वेपन ही नहीं था, इतनी छोटी सी फोर्स थी। लेकिन इंडिया ने इसके साथ बहुत बड़ा बिट्रेयल किया था असल में, और उस बिट्रेयल की वजह से असल में म्यांमार के अंदर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज है ना वो इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करती। उस बिट्रेयल की वजह से, हिस्टोरिकल बिट्रेयल था वो। असल में हुआ ये था कि 1991 में जब ये बने ना अराकान आर्मी वाले, और इनको बनाने में केरन नेशनल यूनियन के कुछ लोगों ने भी हेल्प की थी। तो शुरू में इनके 88 या 90 जब लोग हुए तो इनका एक लीडर था, खियांग रजा नाम था शायद उसका, जनरल था वो, रखाइन स्टेट से ही था, जनरल खियान रजा उसको कहा जाता था, अराकान आर्मी का जनरल। तो उसने इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और ये रॉ वाले, कहा जाता है कि उनके साथ इन्होंने लिंक्स बनाना शुरू किए, और इनके बड़े अच्छे लिंक्स बन भी गए। और मजीद लोग भी, इनके जो टॉप के ऑफिशियल्स थे, टॉप के जो लोग इनको देख रहे होते थे अराकान आर्मी को, इंडिया ने उनके साथ लिंक्स बनाना शुरू किए। अब होता यह है कि जब इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया इंडिया के ऊपर, तो इन्होंने इंडिया को कहा कि आप हमें बेसिस दे दें,
अपने मुल्क के अंदर बेसिस दे दें जहां से बैठ के हम अराकान जो स्टेट है उसकी आज़ादी के लिए हम भरपूर एक रेजिस्टेंस जो है अपनी मूवमेंट जारी रखें। अब उसूली तौर पर होना ये चाहिए था कि इंडिया के चूंकि इनके साथ अच्छी रिलेशन बन चुके थे इंटेलिजेंस लेवल पर, स्टेट लेवल पर नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सबके साथ होते हैं, तो होना ये चाहिए था कि इंडिया या तो इनको मना करता, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया की उस वक्त लड़ाई इनके साथ नहीं थी, इनकी लड़ाई थी म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ, तो इंडियंस मना कर देते उन्होंने, लेकिन मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं, और कहाँ पे आ जाएं? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। एक वहां पर लैंडफॉल आइलैंड है, बहुत सारी आइलैंड्स की चेन है असल में अंडमान और निकोबार, उसमें से एक आइलैंड है जिसको कहते हैं लैंडफॉल आइलैंड। तो ये जो है ना वहां से चलते हैं म्यांमार से और यहाँ आ जाते हैं कोई इनके 35 लोग, 35 लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में आते हैं 10 फरवरी को, आज के रोज 1998 के अंदर, आज से 25 साल पहले आज ही के रोज। अब जब ये वहां पहुंचते हैं अराकान आर्मी वाले, इनके 34 लोग, तो इंडियन मिलिट्री सरप्राइजिंगली उन्होंने इनके ऊपर ऑपरेशन कर दिया, रेड कर दी। आए भी उन्हीं के कहने पे, मतलब उनसे मामला तय करके आए, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुंचते हैं इंडिया ने रेड कर दी। और इस ऑपरेशन को उन्होंने कहा ऑपरेशन लीच। लीच वैसे एक कीड़ा होता है जो कि जो है ना वो खून पीता है, तो ऑपरेशन लीच इंडिया ने लॉन्च किया था 11 फरवरी 1998 को। तो ऑपरेशन लीच होता है और उसमें इंडिया ने कोई 88 लोग पकड़े वहाँ डाउनफॉल आइलैंड। अच्छा ये हैरान हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, इन्होंने खुद बुलाया हमें और यहाँ बुला के, और अच्छे टर्म्स इतने हमारे इतने साल से लेके उनके साथ बने हुए थे, तो इन्होंने पहले खुद बुलाया हमें और फिर हमें इस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब ये क्या मसला है। तो इनको पकड़ा उन्होंने, 88 लोगों को पकड़ा, उसमें से कोई आधे से ज़्यादा तो बेचारे फिशरमैन थे, उनको उन्होंने रिहा कर दिया, रिलीज़ कर दिया। इनको 6.5-7 साल तक उन्होंने बिना किसी मुकदमे के ऐसे ही कैद में रखा, और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चला और तकरीबन 11 साल तक ये जेल में रहे 34 लोग इनके, और बाद में वो रिलीज़ हो जाते हैं और कहा जाता है कि यूरोप की साइड पे किसी मुल्क में इन्होंने असाइलम ले लिया। अब ये अराकान आर्मी जो कि शुरुआत में बनी 500 लोगों से भी कम इसके अंदर थे, जिनमें से 300 के पास तो कुछ वेपन्स ही नहीं होते थे, तो वो बनते ही ख़त्म हो गई और इंडिया ने मेन रोल प्ले किया उसको ख़त्म करवाने में, अराकान आर्मी को। नाउ ये वो इंसिडेंट था जिसने सेपरेटिस्ट जो म्यांमार के अंदर है ना, उनके अंदर इंडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन कर दी। ये काबिल भरोसा लोग है ही नहीं, इनके साथ डील नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि ये जब ख़त्म हो गए ना 1998 में, तो तकरीबन 10-11 साल के बाद 2009 में चाइना के बॉर्डर के पास इनकी काचन स्टेट है, वहां पर काचन स्टेट में दोबारा इस तंजीम का बुनियाद डाला जाता है, अराकान आर्मी का। अराकान जो स्टेट है ना इनकी, वहां पर स्ट्रॉन्ग एक नेशनलिज्म है, अराकान नेशनलिज्म, तो वो आज़ादी चाहते हैं बेसिकली म्यांमार से, तो वो पुराना उनका है। लेकिन इस बार जो बनी 2009 में, तो ये बड़ी एक कहते हैं ना एक बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर किस्म की तंजीम बन गई। 30,000 से ज़्यादा लोग कहा जाता है इसके अंदर मौजूद है, 30,000 से ज़्यादा। और इस वक्त जो है ये क्लेम करते हैं कि 2/3 जो अराकान स्टेट है वो हमारे पास उसका कंट्रोल है, और इंडिया भी ये इल्ज़ाम लगाता है कि असल में यही तंजीम, हमारा जो कलादन प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा है उसको यही तंजीम निशाना बनाती है और यही हमें टारगेट करते हैं। अब ये असल में हिस्टोरिकल चीज़ें हैं सारी जो कि लिंक हुई पड़ी हैं इंडिया के साथ और म्यांमार के सेपरेटिस्ट के साथ। इसी वजह से वो इंडिया को ज़्यादा घास नहीं डाल रहे होते, और वो कहते हैं कि अगर कोई टॉक्स करवाएगा भी तो चाइना करवाएगा, वो बेहतर पोजीशन में इंडिया नहीं है। नाउ देखना यह है कि क्या इंडिया अपनी वो जो ट्रेडिशनल उनकी पॉलिसी रही है कि वो सिर्फ जो पावर में लोग होते हैं उनसे ही डील करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, क्या इंडिया उन्हीं को उसी पॉलिसी को कैरेट फॉरवर्ड करेगा, या इस बार म्यांमार के मामले में चेंज करते हुए अपनी पॉलिसी और इन ग्रुप्स के साथ भी निगोशिएशन करेगा? दैट वी नीड टू सी। लेकिन अभी तक जो इंडिया का तरीका रहा है वो वही रहा है, ट्रेडिशनल पुराना, कि जो पावर में होते हैं बस उन्हीं के साथ इंडिया डील कर रहा होता है और उन्हीं के ऊपर रिलाय कर रहा होता है।